हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं अभी सीटेट के एग्ज़ाम चल रहे हैं जनवरी 2023 में और आज 11 जनवरी 2023 है। तो आज सीटेट का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो वहाँ पर जो जो टॉपिक्स आए थे उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने, उन्हें देखते हैं। सबसे पहले सीडीपी की बात करते हैं। जैसा कि सीडीपी आता है आपका 30 मार्क्स का, ठीक है। तो चलिए इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है फ्रेंड्स अधिसंज्ञान, जिसे हम कहते हैं मेटाकॉग्निशन, ठीक है। ये क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जो थियोरी है वो मैंने आपको पहले ही करवा दी है। आई होप आपको पता होगा कि मेटाकॉग्निशन क्या होता है। फ्रेंड्स, सोचने के बारे में भी सोचना, आप कह सकते हैं नोइंग अबाउट नोइंग, जैसे आप लोग कुछ जानते हैं उसके बारे में भी और जानना, ठीक है। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, ये चीज़ें होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या क्या शामिल है? तो इसमें शामिल होता है परासंज्ञान, विश्लेषण और मनन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना इत्यादि अंतर्निहित है। ये अंतर्निहित होता है फ्रेंड्स संज्ञान बोध में, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव कौन से हैं? मानकीकरण में लचीलापन। ये सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आज की शिफ्ट में ये पूछा है मानकीकरण से लचीलापन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है? तो ये प्रस्तावित किया गया फ्रेंड्स 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र, यानी कि बच्चे का 360 डिग्री आपने असेसमेंट करना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, ठीक है। यही कहा गया एनईपी 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में पियाजे के अनुसार बच्चे में अजीववाद यानी कि एनिमिज्म का गुण आ जाता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनिमिज्म। तो फ्रेंड्स ये आता है आपका 2 to 7 ईयर में, ठीक है। और ये कौन सी स्टेज होती है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये पियाजे ने जो 4 स्टेजेस दी थी ना, SPCF जो मैंने आपको करवाई थी, इसमें से ही एक स्टेज है 2 से 7 वर्ष की, उसी में बच्चे के अंदर अजीववाद का गुण आता है। तो आप बताएंगे 2 से 7 वर्ष की जो स्टेज होती है उसका नाम क्या होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक मूर्तिकार में कौन सी बुद्धि होती है? मूर्तिकार, उसमें होती है फ्रेंड्स स्थानिक बुद्धि यानी कि स्पेशल इंटेलिजेंस, ठीक है, स्पेशल इंटेलिजेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम जो आपके हो रहे हैं ना, वहाँ पर एक नया चीज़ पूछा जा रहा है निपुण भारत करके, ठीक है। तो इसे आप ज़रूर पढ़ के जाना, इससे बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं और इस सीटेट में पहली बार पूछा जा रहा है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको कल एक वीडियो बनाकर करवा दिया था और आज मॉर्निंग में मैंने उसमें पूछे गए सारे MCQ, सारे क्वेश्चन जितने भी पूछे गए आज तक वो भी करवा दिए हैं और उसकी PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर की है। सबसे पहले तो आप उसका कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, थियोरी, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ऑल इम्पॉर्टेंट सीटेट 2022-23 टॉपिक्स करके, वहाँ पर जाकर आप निपुण भारत वाला टॉपिक ज़रूर देखिएगा। और टेलीग्राम पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको पर डे PDF मिलती रहती हैं। इन क्वेश्चंस की भी PDF आपको वहाँ आज मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला बुद्धि परीक्षण किसने दिया? तो पहला बुद्धि परीक्षण दिया था बिने एंड साइमन ने, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड बिने एंड थियोडोर साइमन, ठीक। ये इनका पूरा नाम है। अल्फ्रेड बिने अलग हैं, थियोडोर साइमन अलग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है? वो है पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और क्यों। अगर इस तरह के क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे वहाँ पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तब आंसर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोड़ा जाता है? वो जोड़ा जाता है विकास की अनिरंतरता पर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है? तो वो कारक हैं पारिवारिक, सामाजिकरण एंड सांस्कृतिक मूल्य, ठीक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? राइट आंसर होगा नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप कोहलबर्ग की थियरी ज़रूर पढ़ के जाइएगा, इससे बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं इस बार। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? फ्रेंड्स, ये वही है समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो मैंने आपको वाइगोत्स्की की थियरी करवाई थी, उसमें जो ये ZPD की बात करते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसी को बोलते हैं संभावित विकास का क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण और मूल्यांकन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्कैफोल्डिंग, और इसे हिंदी में बोलते हैं पाड़ या फिर मचान। आपके एग्जाम में हिंदी में यही नाम आते हैं, पाड़ या फिर मचान, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार नहीं है? वह है अध्यापक द्वारा बनाए अनुशासन कायम रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूह में पृथक ना करे। क्यों? क्योंकि बुद्धि लब्धि संकल्पना जो है स्थायी नहीं होती है, स्टैटिक नहीं होती है, और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1.5 से 2.5 साल की उम्र में बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दीय उच्चारण को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है तार प्रेषित वाचन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष सामान्यतया दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने दिल से सोचती हैं, यह कथन क्या दर्शाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक रूढ़िवादिता। ये तो जो है जेंडर बायसनेस को दर्शाता है, जिसे हम लैंगिक रूढ़िवादिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता है? तो वहाँ पर मानक निर्देशित मूल्यांकन, इस विधि का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, इस विधि में क्या होता है, बच्चों को जो है रैंक दिए जाते हैं, पास फेल घोषित कर दिया जाता है, तो ये विधि प्रोग्रेसिव क्लासरूम में नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये जो है CDP के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन। मैथ्स पेडागोजी की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है, वह दोनों को एक ही श्रेणी में निर्धारित करता है। ठीक है, वह नहीं लेकर ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत के अनुसार छात्र किस चरण में है? ओके, एक बच्चा जो है वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है, ठीक है, इन दोनों को वो एक ही श्रेणी में रखता है, तो आपको बताना है कि ज्यामितीय तर्क के किस सिद्धांत के अनुसार छात्र जो है किस चरण में है। ये बेसिकली वैन हीले की थियरी से पूछा गया है फ्रेंड्स। तो इनके अनुसार जो ज्यामितीय अधिगम की जो सिद्धांत था उसके कौन से चरण में है? राइट आंसर हो जाएगा दृश्यीकरण स्तर, यानी कि विजुअलाइजेशन लेवल। ठीक है, आई थिंक आपको याद होगा ये फर्स्ट लेवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा आधार गणितीय शिक्षा के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है? राइट आंसर होगा सभी विद्यार्थी गणित सीख सकें और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की ज़रूरत भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका ने अपने छात्रों को गणित की पत्रिका बनाने के लिए कहा और उसमें उन्हें उनके द्वारा दैनिक जीवन में प्रयुक्त की गई गणित की स्थितियों को लिखने के लिए कहा। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य होगा फ्रेंड्स छात्रों की सहायता करना कि वे गणित का बाहरी दुनिया में प्रयुक्त होने वाले गणित से संबंध स्थापित कर सकें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित केवल अंकगणित नहीं है, निम्न में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भ में सबसे उपयुक्त है? राइट आंसर होगा गणितीय पाठ्यचर्या में गणित के क्षेत्र जैसे आकार, स्थानीय संबंधी समझ, मापन, आंकड़ों का प्रबंधन, इन सबको आवश्यक रूप में स्थान दिया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र को जब 6065 को संख्या के रूप में लिखने के लिए कहा गया तो उसने उसको 666 लिख दिया, सॉरी 665 लिख दिया। ठीक है, 6065 को 665 लिख दिया है, तो ये किस प्रकार की त्रुटि है? ये है कि छात्र ने स्थानीय मान की अवधारणा को अभी तक नहीं समझा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? राइट आंसर है यह छात्रों के सामर्थ्य और कमजोरियों का निदान करने पर केंद्रित है, क्योंकि योगात्मक मूल्यांकन में ये चीज़ नहीं होती है। कमजोरियों का निदान किया जाता है रचनात्मक मूल्यांकन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गणित शिक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त गुण है? राइट आंसर होगा अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का निर्माण करना और उनको छात्रों के सामने रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्षीकरण और निरूपण प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में सुनिश्चित की जाने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि राइट आंसर होगा यह उच्च गणित में बीज गणित और समिति को पढ़ाने के लिए यह निहितार्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन हीले ने गणित में कौन सा सिद्धांत दिया था? तो उन्होंने दिया था ज्यामितीय अधिगम का सिद्धांत, ज्योमेट्रिकल थॉट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स ये थे मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन। अब हम देखेंगे ईवीएस के क्वेश्चंस। ये रहे फ्रेंड्स आपके सामने कुछ ईवीएस यानी कि पर्यावरण के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, कुडुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? तो कुडुक है झारखंड की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बिहार में लोगों के लिए मधुमक्खी पालन प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? वो होती है फ्रेंड्स अक्टूबर टू दिसंबर। ठीक है, बिहार के लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्न में से यह किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया था? बेसिकली क्वेश्चन ये है कि जो वेलक्रो है उसको आप चिपकाने में यूज़ करते हैं दो चीज़ों को, तो वेलक्रो का निर्माण किसने किया था? वो किया था फ्रेंड्स जॉर्ज मेस्ट्रल ने। ठीक है, आप ये नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो J&K यानी कि जम्मू एंड कश्मीर जो है संघ शासित प्रदेश नहीं है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हमारे देश के किस राज्य में एल्यूमिनियम की खान है? तो उड़ीसा में है। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि किस पर आधारित है? यह लिपि आधारित है 6 बिंदुओं पर। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी बनकर आ सकता है कि ये जो ब्रेल लिपि है ये किन बच्चों के लिए यूज़ की जाती है? ये उनके लिए यूज़ की जाती है जो बच्चे देख नहीं पाते हैं। और यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ आएगा कि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कौन सी लिपि यूज़ करी जाती है? वो होती है ब्रेल लिपि। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पर 6 बिंदु यानी कि 6 डॉट बने होते हैं और इनको टच करके बच्चा पढ़ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में एक स्थान है जिसे शीत मरुस्थल कहते हैं, यह क्षेत्र सूखा और समतल है, यह क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह क्षेत्र है आपका लेह लद्दाख में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाई गई 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है? देखिए फ्रेंड्स, ईवीएस की जो 6 थीम है मैंने आपको करवाई हुई हैं। ईवीएस पेडागोजी की जो एक मैराथन करवाई है मैंने, उसी से सारे क्वेश्चन बने हैं फ्रेंड्स। मैराथन के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस मैराथन को ज़रूर देखिएगा जिन भी स्टूडेंट का आने वाले शिफ्ट में पेपर है। तो राइट आंसर हो जाएगा परिवार और दोस्त, भोजन, पानी एंड यात्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यक्रम के बारे में सही है? तो राइट आंसर होगा ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। ये नाम याद रखिएगा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, संसाधन के रूप में समुदाय का उपयोग करने का तर्क यह है कि समुदाय की अपने बच्चों के अधिगम में हिस्सेदारी होती है, इसमें उन्हें शामिल होने की सख्त ज़रूरत है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहा के पास कक्षा में कुछ शिक्षार्थी हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए हैं और उन्हें विद्यालय वातावरण में समायोजित करने में समस्या है। तो एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी साझा करेंगे। ठीक है, एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित ने कपड़ों की बंदेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने के उद्देश्य निम्न में से इसके अतिरिक्त हैं? कौन सा उद्देश्य नहीं हो सकता है? शिक्षार्थियों को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करना, यह उद्देश्य नहीं हो सकता इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर
एक सर्वेक्षण करने के लिए कहता है। इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्न में से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जा सकती है। बेसिकली कौन सा प्रक्रिया कौशल विकसित होगा ये पूछा है, तो वो होगा अभिलेखन और सुनने के कौशल। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स ये रहे ईवीएस के क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी में जो पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को। पहला है, एक भाषा शिक्षिका अपनी कक्षा की शुरुआत सामान्यतया कुछ निश्चित परिस्थितियां देकर, कुछ प्रश्न प्रस्तुत कर, अपने अनुभव साझा कर आदि द्वारा करती है। इसे क्या कहा जाता है? अपनी कक्षा की शुरुआत कर रही है इन चीज़ों से, तो इसे कहा जाता है पठन पूर्व के कार्य। ठीक है, पढ़ने से पहले के कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पठन योग्यता का आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सबसे अधिक उपयुक्त है? तो सबसे अधिक उपयुक्त होगा फ्रेंड्स पाठ को समझना। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संप्रेषणीय भाषा शिक्षण में प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है। राइट आंसर होगा शिक्षार्थियों को संप्रेषणीय दक्षता प्रदान करने पर। ठीक है, संप्रेषणीय मतलब कम्युनिकेशन करने पर, एक दूसरे से बातचीत करने पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह विधि जो शारीरिक क्रिया एवं भाषा के समन्वयक पर आधारित है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है फ्रेंड्स पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की पूर्व अपेक्षित शर्तें क्या हैं? तो वो शर्तें हैं पढ़ना लिखना एवं अंकों के साथ मूल संक्रियाएं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगी, आप निपुण भारत वाला कॉन्सेप्ट ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि उससे क्वेश्चन इस बार बन रहे हैं। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों को व्याकरण सीखने में सहायता करने के लिए हमारे द्वारा डिज़ाइन किए गए कार्य के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सबसे अधिक उपयुक्त है? तो वह होगा कि वह कार्य अर्थपूर्ण होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ और है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन तीनों को लेकर अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसके ऑप्शन में हो कि आपको उसका अर्थ समझना चाहिए या अर्थ ग्रहण करना इम्पॉर्टेंट है, तो वो उसका राइट आंसर होगा, क्योंकि सारी स्किल्स में जो है अर्थ ग्रहण करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं है डैश। क्या नहीं है? विद्यार्थियों के संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना। ठीक है, ये नहीं है, क्योंकि अनुवाद विधि में तो बस एक सेंटेंस होगा, हिंदी टू इंग्लिश कर सकते हैं, हिंदी में सेंटेंस लिखा है तो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा, या इंग्लिश में लिखा है तो हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। इसलिए ये जो है संप्रेषण कौशल को बढ़ावा नहीं देता है। नेक्स्ट देखेंगे, पठन पूर्व गतिविधि के लिए सहायक है, वो है अनुमान लगाने का कार्य, यानी कि पढ़ने से पहले आप अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पाठ्य सामग्री में अंतर्निहित क्रियाओं और विचारों के पात्र या दर्शक के रूप में स्वयं को रखकर लिखने संबंधी कार्य डैश के अंतर्गत आते हैं। वो आते हैं एक्स्ट्रापोलेटिव। ये वर्ड आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, भाषा कक्षा में काव्य डैश। जो काव्य होते हैं वो समझने, सराहना करने और आनंद लेने के लिए होते हैं। इसकी जगह हो सकता है फ्रेंड्स काव्य की जगह रस, छंद या फिर अलंकार लिखा हुआ भी आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए, आनंद लेने के लिए, ठीक है, इन सब के लिए की जाती हैं। नेक्स्ट है, एक भाषा शिक्षक विद्यार्थियों के आकलन के दौरान विद्यार्थियों के बारे में जानकारी संकलित करता है, शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक पहलुओं से जुड़े विविध उपकरण एवं प्रविधियों का उपयोग करने के लिए। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम के दौरान शिक्षार्थी की कठिनाइयों, उनके ज्ञान वर्ग तथा कौशल में कमियों को ज्ञात करने के लिए एक परीक्षण विकसित किया गया है। उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसे कहते हैं निदानात्मक परीक्षण, यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प पोर्टफोलियो आकलन के बारे में सही नहीं है? तो जो पोर्टफोलियो आकलन होता है वो विद्यार्थी के अधिगम का एक बार में किया जाने वाला आकलन नहीं होता है फ्रेंड्स। ये आप ध्यान रखेंगे, नहीं है पूछा है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। जो पोर्टफोलियो उसमें सिर्फ एक बार आकलन नहीं किया जाता है, बच्चे की एक्टिविटीज़ को देखा जाता है और जब भी कोई नई चीज़ मिलती है तो उसे नोट करते हुए चलते हैं। नेक्स्ट है, व्याकरण की कक्षा में हमें पहले डैश क्या करना चाहिए? सामान्य चर्चा के द्वारा व्याकरण के रूप प्रस्तुत करने चाहिए सबसे पहले। ठीक है, व्याकरण की कक्षा में। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये टॉपिक तो यहीं पर कंप्लीट हो गए हैं, सारे सब्जेक्ट की मैंने आपको बता दिए।
ठीक है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं सीटेट में इससे अदर क्या आता है। जैसे मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में जो है 15 मार्क्स का कंटेंट आता है फ्रेंड्स। ऐसे ही हिंदी में 15 मार्क्स के अंदर 2 पैसेज आते हैं। और ऐसे ही इंग्लिश की बात करें तो इसमें भी 15 मार्क्स के 2 पैसेज आते हैं। तो इनसे भी क्वेश्चन बने गए हैं और इनमें जो मोस्टली क्वेश्चन बने हैं फ्रेंड्स पेडागोजी में, वो बने हैं नॉम चॉम्स्की से। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। नॉम चॉम्स्की से बन रहे हैं जितना भी अभी तक का एनालिसिस हम देख रहे हैं। दूसरा इंक्लूसिव एजुकेशन से बन रहे हैं। ठीक है, NEP 2020 से बन रहे हैं। और एक बन रहा है निपुण भारत से। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट भी आप लोग पढ़ के जाइएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको जितने हो सके मैं नोट्स शेयर करते रहती हूँ, आपको हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।